हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे। तो हर सैटरडे आप कुछ ना कुछ सैटरडे सरप्राइज में देखते हो, है ना? तो आज के सैटरडे में हम देखने वाले हैं हिंदी, सामान्य हिंदी व्याकरण। समझे? तो उपसर्ग और प्रत्यय आज हम क्या देखने वाले हैं? तो सामान्य हिंदी व्याकरण मतलब क्या सर? तो उसमें व्याकरण का एक जो टॉपिक है वो कौन सा है? तो ये है उपसर्ग और ये है प्रत्यय। ज़्यादातर हमारी गलती इसमें हो जाती है कि हम उपसर्ग किसे कहे और प्रत्यय किसे कहे, होती है ना। तो उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे लगता है। समझे? मान लो कि आपके पास इस वी है प्लस आपने लगाया ज्ञान। समझ गए? तो ये नया जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? तो हो जाएगा विज्ञान। समझे? तो जो ये वी है ना, वो वी क्या है? तो है उपसर्ग है। क्या है वो? उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है। समझ में आई बात? और जो शब्द के पीछे लगता है वो हो जाता है प्रत्यय। समझे आप? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में एक ही बात का भेद है, और वो भेद कौन सा है? तो उपसर्ग है वो हमेशा आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे होता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है और ये वीडियो पूरा देखना है। तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में पता चल जाएगा, है ना? तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखना है और अच्छी तरीके से समझना है कि उपसर्ग क्या काम करते हैं, प्रत्यय क्या काम करते हैं। देखो, ज्ञान शब्द था, उसके आगे हमने सिर्फ वी लगा दिया तो क्या हो गया? विज्ञान हो गया। तो इस तरह ये उपसर्ग है वो शब्द का मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो ये उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय ये जो हिंदी ग्रामर है उसमें ये दोनों आते हैं और उसमें ही वो काम करते हैं। तो आज के ये जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं हिंदी का व्याकरण और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय। तो अच्छी तरीके से आपको समझना है उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों कैसे क्या काम करते हैं। उसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी आपको कि उपसर्ग क्या काम करते हैं, प्रत्यय का क्या काम करते हैं। तो हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को कि भाई ये दोनों कैसे काम करते हैं, कौन सी तरीके से काम करते हैं। हमें इसे ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो समझते हैं हम। ये देखो, आ, उत, उप, कु, दुस्र, दुस, नीर, निस, परा, परि, पुनर, पुनः, प्र, प्रति, वि, सम, सत, सम, सह, स्वयं, स्वय, ये सब क्या है? उपसर्ग है और ये जो शब्द है उसके आगे लग जाते हैं। समझे आप लोग? ये जो है वो शब्द के आगे लग जाते हैं। शब्द के आगे लगने से क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग है वो बदल जाएगा। तो देखो, आ है तो आ यानी कि जन्म शब्द था, तो जन्म शब्द में आ लगा दिए तो हो गया आ जन्म। मरण शब्द था तो उसमें हमने लगा दिया आ तो आमरण बन गया।
जीवन शब्द था तो उसमें हमने आ लगा दिया तो हो गया आजीवन। समुद्र शब्द था तो उसमें आ लगा दिया तो आ समुद्र हो गया। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आजन्म, आमरण, आजीवन, ऐसे और कौन से शब्द आ सकते हैं? आप सोचो कौन से शब्द आएंगे? सोचना तो पड़ेगा भाई हो कि भाई आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमुद्र, और ऐसे कौन से हैं कि जिसमें आ लगता है? आपको सोचना है भाई। मेरे पास तो जितने शब्द थे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। क्या होगा? कौन सा शब्द आएगा इसमें? कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है? कौन ऐसा बोल रहा है भाई? आएगा, कुछ याद आएगा, याद करो। आ शब्द लगाना है। आ शब्द लगाने से नया शब्द बन जाता है। मान लो कि राम शब्द लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? राम। राम शब्द लिखा है तो उसके आगे में आ लगा देता हूँ, क्या हो गया? आराम हो गया। देखो मैं नहीं बताया, आप लोगों को कुछ याद नहीं आया, ये अच्छा है। चलो, कितने लोगों को याद आ गया होगा? तो ये शब्द कौन सा था? तो शब्द था राम, उसमें मैंने आ लगा दिया तो हो गया आराम, है ना? राम शब्द का हो गया आराम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उत। तो उत का मतलब है उन्नति, उत्थान, उच्चारण और उन्नयन। यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो उन्नति लिखा है और जो हमारे पास है उसमें तो ये उत यानी कि लास्ट में त है, तो इसका क्या है ना? हाँ, तो ये संधि हो गई ना इसकी। ये हमारे पास कौन सा था? ऊत था, सामने ये से था न ती, तो ये मिलकर हो गया उन्नति। ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये संधि को जोड़ दिया तो बन गया उन्नति। जो हमारा तो था ना उसका क्या बन गया? न बन गया। ये संधि के कुछ रूल्स है ऐसे कि जो न होता है उसका क्या हो जाता है? तो हो जाता है, ये संधि के नियमों के अनुसार। तो ये उत था, उसमें से हो गया उन्नति, उत्थान, उच्चारण, उसमें भी देखो च हो गया। तो ये कौन सा नियम है? संधि का तो का नियम है। उन्नयन, तो यहाँ भी तो नहीं रहा, क्या हो गया? उसका न हो गया। तो ये मैं यही बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप कभी ऐसे शब्द देखो और आपको एग्जाम में पूछा गया कि भाई उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उ त लगा हुआ है, और उत का यहाँ पे क्या हो गया? न हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? च हो गया। कोई भी आपको पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो है ना ये सरप्राइज। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि सैटरडे सरप्राइज के लेक्चर में कुछ ना कुछ तो सरप्राइज होगा ही। तो ये देखो आपको यहाँ पे मिल गया, है ना? तो इस तरह ये काम करता है। उन्नति, ये देखो ऊत का जो है ना वो ऊपर, यानी कि ये सब विकास के मार्ग पर ले जाने वाले जितने शब्द हैं, उन्नति, उत्थान, ऐसे शब्दों पे ये काम करता है। यहाँ पे अब है हमारा उप। तो उप से क्या होगा? उपाध्यक्ष,
उपयोग, उपचार, उपहार और खुद उपसर्ग। देखो यहाँ पे तो खुद आ गया उपसर्ग, तो उपसर्ग, उपहार, उपचार, उपयोग और उपाध्यक्ष, तो ये मिलाकर हो गया उप का। तो उप जो उपसर्ग है वो मिलकर क्या बन गया? उपाध्यक्ष, उपयोग, उपचार, उपहार और उपसर्ग। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पे उप का। अब देखते हैं कु, मतलब बुरा वाला है वो, ये तो भाई तो है कुमार्ग, कुपुत्र, कुचाल, कुकर्म और कुपात्र। एक तो एकदम इजी है, समझ में है ना कि ये एकदम इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुल लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि मार्ग शब्द है उसमें हमने कु लगा दिया तो कुमार्ग हो गया। पुत्र शब्द है उसमें कु लगा दिया तो कुपुत्र हो गया। चाल शब्द है तो उसमें कुचाल, कुकर्म और कुपात्र। तो इस तरह हमें ये पता चल जाता है। यहाँ पे अब है दूसरा और दूस। स्र छे र याद करना है आपको। तो देखो दुर्बल, समझ गए? दुर्गम, दुर्जेय, दुस्साहस, दुष्कर्म। तो ये समझ में आया? यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे कौन सा है? ये दु प्लस र वाला है, यानी कि ये श्र वाला है ना वो, उसमें र उच्चारण होता है। क्या उच्चारण होता है? र। तो ये दुर्बल, र का यहाँ पे सिंबल बना दिया है ऊपर की ओर से। तो दुर्जय, ये स वाला यहाँ पे मिल गया। दुस्साहस, दुष्कर्म। तो ये कुछ संधि के नियमों के हिसाब से श का है वो ऐसा श बनता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्बल, दुर्गम, दुर्जय, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि भाई दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दूर वाला लगा हुआ है। नीर शब्द है, नीर उपसर्ग है, निस, तो ये हो गया निर्मल, निर्बल, निर्धन, निष्फल और निश्चय। तो हमें पता चलता है कि भाई उपसर्ग है वो आगे लगकर क्या काम कर सकते हैं, कैसा कैसा काम कर सकते हैं, और ये जो शब्द है उसका नया रूप बना देते हैं, है ना। परा, तो देखो पराजय, पराभव, पराक्रम। तो ये शब्द बन गए हमारे पास कौन सा? पराजय, पराभव, पराक्रम। और ये उपसर्ग कौन सा ऐसा पूछा जाए तो क्या है? परा है। कौन सा है? परा। फिर है परि, उड़ने वाली परी नहीं हो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम और परिणाम। क्या है ये? परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम और परिणाम। तो ये हो गया ना। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एकदम आसान है, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको बोल देना कि भाई ये एक वीडियो देख ले, आराम से तुझे सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं हम। हाँ, परि तक हमारा काम हो गया। पुनर और पुनः, तो ये देखो पुनर्बलन, पुनर्जन्म। सुना है ना आपने शब्द पुनर्जन्म, ऐसा शब्द सुना है, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अब हो गया पुनर। पुरुत्थान, पुनर्निर्माण। उसके बाद है सबसे आसान प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार और प्रकार। प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार और प्रकार। तो ये हो गया उपसर्ग हमारा। फिर नेक्स्ट है प्रति। तो
प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिरोध। तो ये भी हमारे यहाँ पे हो गया। तो आपको ये देखना है। अब आप कोई भी शब्द देखो तो उसमें आपको देखना है कि इसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। देखो, वि से वियोग, विकार, विषम, विशेष, विहार, विज्ञान, विदेश, है ना। कितना सारा शब्द मिल गया हमें। तो ये उपसर्ग कौन सा है? वी वाला उपसर्ग है। तो वी से इतने सारे शब्द बनते हैं। फिर कौन सा है? सम। तो संयोग, कोई पूछेगा कि सर संयोग में आपने सम बताया, तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो म क्या है? ये जो डॉट है वो क्या है? म है। समझ गए? उसका हमने क्या बना दिया? डॉट बना दिया। तो ये उसका सिंबल है। संयोग, संयम। देखो, हम जब बोलते हैं तब बीच में म आता है ना, समझे? तो ये म यहाँ पे है। संयोग, संयम, सम्मान, संबंध और संशय। फिर कौन सा है? सत, मतलब सतपथ, सत्संग। सत्संग तो हम देखते हैं लेकिन पता नहीं कि उसमें कौन सा उपसर्ग है। आज पता चल गया भाई। सत्कर्म, सत्कर्म यानी अब सब लोग बोलते हैं कि भाई सत्कर्म करो, लेकिन अब आपको याद हो गया कि भाई सत्कर्म में सत शब्द है, उपसर्ग है। सदजन, सदाचार। सम, तो सम में समवयस्क, समकोण और समकालीन। तो ये हो गए सम के। फिर है सम हुए सह, तो सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, सहयोगी और सहकारी। स्वयं मतलब खुद, स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंभू, स्वयंवर। तो ये हो गए स्वयं के। स्व, स्वचालित, स्वनिर्देश और स्वदेश, स्वराज्य, स्वजातीय। तो ये हो गए यहाँ पे हमारे इतने सारे उपसर्ग। समझ गए? आ, उत, उप, कु, दूस, दूर, नीर, निस, परा, परी, पुनर, पुनः, प्र, प्रति, वि, सम, सत, सम, सह, स्वयं और स्व। तो आप सबको उपसर्ग समझ में आ गए ना? तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? तो शब्द के आगे लगते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे लगते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्रत्यय है हमारा। कौन सा है? ये था हमारा उपसर्ग, शब्द के आगे लगने वाला। और ये जो है वो है प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगते हैं। समझ गए? शब्द के जो पीछे लगने वाले हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। देखो, शब्द और मूल शब्द और उसके साथ लग गया प्रत्यय, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे शब्द था भयम प्लस कर। कौन सा शब्द था? भयम प्लस कर। तो शब्द क्या बन गया? भयंकर। ये म यहाँ पे आ गया है। शब्द कौन सा बन गया यहाँ पे? भयंकर। तो ये जो पीछे लगा हुआ कर है, ये यहाँ पे है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय है वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना कि भाई प्रत्यय किसे कहना है और उपसर्ग किसे कहना है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे। तो देखो, आपके पास भयंकर शब्द आया तो आपको कोई पूछे कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, तो भयम मूल शब्द है और प्रत्यय उसका कर शब्द है।
अमानुषिक, अमानुष प्लस इक प्रत्यय लगा हुआ था, तो अमानुषिक। रौबदार, रौब और दार, इसमें तो इन दोनों को जोड़ना ही है सिर्फ। देखो रौबदार, यहाँ अमानुष प्लस इक था तो ई का ये यहाँ पे लगा दिया, इक। अमानु श को ये ई दे दिया और इसके पीछे क लगा दिया है, तो अमानुषिक बन गया। रौबदार तो सीधा जोड़ना ही है। व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व। उल्लासित तो उल्लास, उसके साथ मिला दिया इत। मानसी, मानस प्लस ई। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि ये ई प्रत्यय है तो यहाँ पे ऐसा लिख दे, ऐसा लिखते हैं कि माँ, क्या लिखते हैं, पूरा शब्द लिखते हैं मान स, और यहाँ पे ई को साथ में लगा देते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना है। कौन सा प्रत्यय है, ई है तो एकदम इजी, इसको उसके पीछे लगा दो। मान स शब्द था, ये आ गया ई, यहाँ पे हो गया मानसी। समझे? तो ये सब गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, और ये वीडियो देखने के बाद तो आपको ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। मानसी तो मानस प्लस ई हो गया। धातु प्लस गत तो धातुगत। कष्ट प्लस प्रद तो कष्टप्रद। कंकड़ प्लस ईली तो कंकड़ीली। सुहावनापन तो सुहावना प्लस पन। गौरवशाली तो गौरव प्लस शाली। ज्वलित तो ज्वाला प्लस ई हो गया ज्वलित। तो ये आपको समझ में आई बात सबको कि भाई ये जो प्रत्यय है वो क्या है, शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आपको तुरंत में मिल जाएगा क्योंकि वो शब्द के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो फर्स्ट पेज हमारा था वो था उपसर्ग का, और ये जो सेकंड पेज हमारा है वो है प्रत्यय का। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ में आ गए, समझ गए? फिर से ये प्रत्यय लगाया हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे। तो उपसर्ग में किसी को ज़्यादा गलती नहीं होती है। ये देखो प्रत्यय, यहाँ पे आ प्रत्यय है, कौन सा? आ। तो भूखा, उसमें सब सर आ कहाँ पे लगाया आपने? तो देखो ये कौन सा शब्द होगा? तो ये होगा भूख प्लस आ होगा। क्या होगा? भूख प्लस आ। तो ये शब्द बन गया भूखा। समझ गए? अभी ये आपको पूछा गया कि भाई भूखा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। आ प्रत्यय है। तो इस तरह आपको प्रत्यय को ढूंढना है। देखो प्यासा, हम बोलते हैं ना प्यासा, तो लास्ट में कौन सा हुआ? आ हुआ। ठंडा, घना। आऊ प्रत्यय है तो उपजाऊ, उपजाऊ। दिखाऊ, बिकाऊ। आ और वो आया ना पीछे, ऐसे में आप बोलोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये प्रत्यय है। आनी तो देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी। आरी तो पुजारी, भिखारी। इक दैनिक, वैवाहिक, श्रमिक, पारिवारिक। इला तो जहरीला, शर्मिला, रंगीला। इन तो रंगीन, नमकीन, शौकीन। कार शब्द जो चित्रकार, पत्रकार, कलाकार और शिल्पकार। तया तो मुख्यतया, साधारणतया। पन तो अपनापन, पागलपन और बचपन। वाला तो गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला। हारा तो सर्वहारा, लकड़हारा। तो इसे आपको पता चल गया कि भाई ये क्या है, सब प्रत्यय है।
जो शब्द के पीछे लगते हैं, और जो शब्द के आगे लगते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। तो आप सबको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये जो वीडियो है वो आपको देखकर मुझे फीडबैक भेजना है कि वीडियो में आपने क्या क्या देखा, आपको कैसा लगा, सारी बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, समझ गए। तो ये हमारा फर्स्ट पेज था, वो था उपसर्ग का। ये जो हमारा सेकंड पेज है वो है प्रत्यय का, और ये है वो भी हमारा प्रत्यय है। तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय में अब कोई भी गलती होनी चाहिए नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि भाई उपसर्ग है वो शब्द के आगे होते हैं, और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे होते हैं। तो ये बन गया हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का काम। अब किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको समझ में आ गई है सारी बात कि भाई उपसर्ग कहाँ काम करते हैं, प्रत्यय कहाँ काम करते हैं, और हमने ये वीडियो के जरिए सारी बात हमने देख ली, और हमें पता भी चल गया कि भाई हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय है वह क्या काम करते हैं, है ना। पता चला ना आप सबको कि भाई उपसर्ग और प्रत्यय का काम महत्वपूर्ण है। शब्द के आगे उपसर्ग लगा दो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, शब्द के पीछे प्रत्यय लगा दो तो भी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये जो मूल शब्द है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय ये अच्छा वाला काम करते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय का हिंदी व्याकरण में बहुत महत्व है। क्यों है तो वो तो हमने समझ लिया ना, हमें भी पता चल गया भाई कि उपसर्ग और प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। वो हमने ये सारे शब्दों में देख लिए कि भाई आ, ऊत, ऊप, कु ये सब उपसर्ग है। ईक, दार, त्व, ईत, ई, गत, प्रद, इल्ली, पन, शाली, ईत, आ, आऊ, आनी, आरी, ईक, इला, ईन, कार, तया, पन, वाला, हारा, ये सब क्या है? तो ये सब प्रत्यय है, और उसके उनका खुद का मीनिंग कुछ नहीं होता है। ये देखो इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये शब्द के पीछे लगने से मीनिंग का क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यही उसका काम है कि भाई शब्दों का मीनिंग है वो अलग अलग तरीक़ों से उसका मीनिंग है, तो उसका हमें अर्थ भी समझना है। तो ये सारी बात हमने आज के इस लेक्चर में देख ली। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, तो आपको फीडबैक भेज देना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपने देखा तो आपको देखकर क्या लगा, कैसा लगा? उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया, ऐसा आपको देखना है। ओके, तो ये जो हमने वीडियो है, ये वीडियो में हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय, और मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कुछ लिखना नहीं है और कुछ देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो अच्छी तरह से देखना है और उसको समझना है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई? तो भाई हमें तो ऐसे ही समझ में आ गया, अब लिख कर क्या फ़ायदा है ना। ऐसा नहीं होता है, लिखना तो पड़ता है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय हम लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन आज मत लिखना। अब जब आप उपसर्ग और प्रत्यय को देखो तब आपको उसमें से लिखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा और कौन सा प्रत्यय लगा, तो पता चलेगा ना कि हमें कितना याद है, कितना भूल गए। वीडियो में आपको याद करना है बार बार कि सर बार बार क्या बात बोल रहे थे, कि उपसर्ग है वो शब्द के आगे होते हैं, प्रत्यय है वो शब्द के पीछे होते हैं। हर बार एक ही बात याद रखनी है कि उपसर्ग शब्द के आगे, प्रत्यय शब्द के पीछे। तो ये मूल शब्द है, उसको आगे जो कोई शब्द नया लगा हुआ है तो उपसर्ग है, और पीछे जो लगा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका प्रत्यय। ओके, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया।
तो यहाँ पे ये वीडियो है वो हम समाप्त करते हैं। ओके, और थैंक यू। आप फीडबैक भेजना भूलना मत। समझ में आई बात? तो ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।